Welcome back. Yes, in another class. So we'll quickly recap what we have seen last couple of classes and we'll take it further. तो हमने क्लास स्टार्ट करी थी। पहली क्लास में हमने बस डिस्कस किया कि कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिलेबस क्या क्या रहेगा, फिर बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की थोड़ी बहुत जर्नी हमने देखी। दैट वाज द फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास में हमने देखा कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। So platform is simply a environment that lets you run anything, right? और अगर आप कोई प्रोग्राम एक मशीन पर कंपाइल करके दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पर चला सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पर, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अगर एक प्लेटफॉर्म पे कंपाइल करा और दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पर उस पर्टिकुलर फाइल को हम नहीं रन कर पा रहे, तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये कुछ हमने देखा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, सी प्लस प्लस कैसे काम करता है और वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कैसा है, फिर जावा कैसे काम करता है, दैट आल्सो वी डिस्कस। जावा में हम प्रोग्राम लिखते हैं, देन दैट code is given to Java compiler. Java compiler then generates a byte code और मशीन कोड और मैजिक कोड, उसे हम स्टोर करते हैं डॉट क्लास फाइल में। अब ये कंपाइल कोड हम लेके कोई भी मशीन पर उसे रन कर सकते हैं, provided that particular machine has JRE installed. अब JRE जनरेट करेगा zeros and ones which are understood by that underlying platform। ये कुछ हमने देखा। ओरा द स्लोगन ऑफ जावा, राइट वंस रन एनीवेयर। तो आप एज अ डेवलपर एक बार प्रोग्राम लिखा तो आप उसे कोई भी मशीन पर चला सकते हो। देन वी डिस्कस लिटिल बिट अबाउट जावा कि जावा किसने इंट्रोड्यूस किया। जावा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एंड टीम एट सन माइक्रो सिस्टम्स। वो जो टीम पे काम कर रहे थे उस टीम को हम बोलते थे ग्रीन टीम। इनिशियल नेम ओक था बट लेटर चेंज टू जावा ड्यू टू ट्रेडमार्क इशू। फर्स्ट रिलीज था 23 जैन 1996। लेटेस्ट वर्जन एज ऑफ टुडे इज जावा 26। फिर हमने ये भी देखा कि जावा क्या है। सो जावा इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसका मतलब है कि हाई लेवल का मतलब होता है कि हमको बहुत लो लेवल जाके मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। देन आल्सो यूजिंग जावा वी कैन डेवलप डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, जैसे डेस्कटॉप और स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस और वेब सर्विसेज। देन एज अ कस्टमर, एज अ डेवलपर, एज अ करियर हमने जावा क्यों चूज करना चाहिए। सो वेरी सिंपल फैक्ट्स। एज अ कस्टमर आई वांट अ सुपर फास्ट एप्लीकेशन जिसमें कोई लैग ना हो, राइट। ऐसा एप्लीकेशन जिसमें मेमोरी यूसेज ज्यादा ना हो, पावर कंजम्पशन ज्यादा ना हो, ऐसा कुछ एप्लीकेशन चाहिए। अगर कस्टमर का ये एक्सपेक्टेशन है, देन दे कैन चूज एप्लीकेशंस व्हिच आर बिल्ट यूजिंग जावा। एज अ डेवलपर मुझे ऐसा लैंग्वेज चाहिए जिसमें प्रोग्रामिंग करना इजी हो, सिंपल सिंटैक्स हो, सिक्योर हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, जिससे मैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज को बहुत इजी तरीके से प्रोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम रन करने की फैसिलिटी मेरे पास होनी चाहिए, सो दैट फैसिलिटी इज आल्सो देयर। बहुत सारी लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स है जिससे एज अ डेवलपर मेरा पूरा काम स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। Also, there are a lot of people who knows Java, means there is a large community support. अगर आप कहीं stuck हो, then there are a lot of people to help you. And if I look back as a career, there are a lot of job opportunities, and Java creates a super solid foundation to learn other programming language. Then we also understood कि मेरा पहला जावा का प्रोग्राम डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है। सिंपल 5 स्टेप्स। सबसे पहले आपको जेडीके डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना है। ये बस एक ही बार करना है, वन टाइम एक्टिविटी है। दूसरा है, मुझे पाथ सेट करना होता है जावा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का इन एनवायरमेंट वेरिएबल्स।
ये भी वन टाइम एक्टिविटी, हर दिन नहीं करना है। तो पहला स्टेप तो बहुत ही क्लियर है। दूसरा स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पाथ क्या होता है। सो पाथ यानी जहां पर जावा रिलेटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स यानी EXE फाइल्स बोल सकते हो आप, जिसका लोकेशन, जहां पर जावा कंपाइलर, जावा डिबगर, JRE, बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर है, EXE फाइल्स है, उसका लोकेशन आपको रखना होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर। तो ये क्यों करना पड़ता है? सो दैट आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके जावा प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हो, जावा प्रोग्राम रन कर सकते हो। इस चीज के लिए आपको ये सेकेंड नंबर का स्टेप करना होता है। आई होप ये सबको क्लियरिटी होगी, बिकॉज दैट वाज इन सेकेंड क्लास। फिर आपको प्रोग्राम लिखना होता है, उसे सेव करना होता है यूजिंग डॉट जावा एक्सटेंशन। फिर आपने जो प्रोग्राम लिखा है, वेदर इट इज करेक्ट इनकरेक्ट कैसे पता चलेगा? दैट विल बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ जावा कंपाइलर। We use Java compiler to check if the whatever the logic we have written, logic यानी syntax सही है गलत है। अगर सब कुछ सही है तो ये जनरेट करेगा आउटपुट फाइल दैट इज स्टोर्ड इनसाइड अ डॉट क्लास फाइल, दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द डॉट क्लास फाइल। फिर जो बाइट कोड मिला, डॉट क्लास मिला, उसे हम लेके रन करते हैं यूजिंग दिस कमांड जावा स्पेस क्लास नेम। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। दैट वाज इन सेकेंड क्लास वी डिस्कस। और कल की क्लास की बात करते हैं। सो कल की क्लास में हमने ये सारी बहुत सारी चीजें देखी है। सो लेट्स क्विकली सी दैट आल्सो। तो जब भी कोई जावा एप्लीकेशन आप डेवलप करना चाहते हो, whenever you want to develop some Java application, तो आपका एक प्रोजेक्ट फोल्डर होगा, उसके अंदर हाई लेवल एटलीस्ट दो फोल्डर्स होंगे, SRC एंड आउट। SRC यानी सोर्स कोड जो आप डॉट जावा फाइल्स लिखो या जो भी कोड आप लिखोगे। आउटपुट यानी जो भी आउटपुट जनरेट होगा, जैसे डॉट क्लास फाइल्स जनरेट करता है। कौन जनरेट करता है डॉट क्लास फाइल्स? हु जनरेट्स डॉट क्लास फाइल्स? यस, हु जनरेट्स डॉट क्लास फाइल्स ऑनलाइन? डॉट क्लास फाइल्स कौन जनरेट करता है? कंपाइलर। कंपाइलर, यस परफेक्ट। सो कंपाइलर आपका जनरेट करता है डॉट क्लास फाइल, इफ यू रिमेम्बर। तो हमारा जब प्रोजेक्ट बिल्ड होता है उसमें दो एटलीस्ट फोल्डर होगा। एक तो SRC यानी डॉट जावा फाइल वहां पर रहेगी, और दूसरा रहेगा आउट। आउट यानी आउटपुट फाइल्स। तो SRC को हम डिफॉल्ट पैकेज बोलते हैं, फोल्डर बोल सकते हो आप। उसके अंदर भी और फोल्डर हो सकते हैं, वी विल कॉल इट एज पैकेजेस। पैकेज के अंदर, उस फोल्डर के अंदर आप डॉट जावा फाइल्स लिख सकते हो। ये आपको क्लियर है? और आउटपुट जो फोल्डर है, आउट फोल्डर, उसमें डॉट क्लास फाइल्स रहेगी, इफ यू रिमेम्बर दैट। तो पैकेज के अंदर क्लास, क्लास के अंदर मेथड्स, ये भी आपको मैंने थोड़ा सा बताया था। नाउ इफ यू लुक एट दी जावा फाइल, उसके अंदर ये चार कंपोनेंट्स होंगे। तो कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा? फर्स्ट लाइन, व्हाट इज दैट पैकेज, पैकेज नेम, व्हाई डू वी यूज दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? पहली लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? Is it necessary? Is it mandatory to write that? You can answer chat in the chat as well, और बोल भी सकते हो आप, that's perfectly fine. पहली लाइन क्यों लिखते लिखते हैं हम? ये आदित्य, पहली लाइन क्यों लिखते हैं हम? चलो, that's fine, I will explain. तो पहली लाइन हम लिखते हैं, ये फाइल, सो डॉट जावा फाइल, आपने कोई लॉजिक लिखा है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो पहली लाइन लिखना मैंडेटरी कब है? अगर आपकी फाइल SRC के अंदर कोई पैकेज है,
उस पैकेज के अंदर आपकी फाइल है, तब पैकेज स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है। सिंपल। अगर आपकी फाइल डॉट जावा फाइल डायरेक्टली एसआरसी के अंदर है तो पैकेज स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं है। वंस अगेन, पैकेज स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी कब है? जब आपका फाइल एसआरसी के अंदर कोई पैकेज है, उसके अंदर फाइल है, तब आपको पैकेज स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है। ठीक। अगर एसआरसी के अंदर डायरेक्टली है, कोई पैकेज के अंदर नहीं है, तो उसे हम पैकेज स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं। और पैकेज स्टेटमेंट जो लिखना है, उस अगर लिखोगे तो सबसे पहली लाइन पैकेज स्टेटमेंट ही लिखना है आपको, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। देन हम ज्यादा से ज्यादा बस एक ही पैकेज स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वी कैन राइट ओनली वन पैकेज स्टेटमेंट, क्योंकि एक फाइल बस एक ही फोल्डर में हो सकती है, इसलिए। सो दिस इज द यूज ऑफ पैकेज स्टेटमेंट। तो पैकेज नाम का कीवर्ड है फॉलोड बाय पैकेज नेम। तो पैकेज कीवर्ड यानी इसका कुछ मतलब है, जैसे 10+20, आपको पता है कि प्लस का मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है। सो वी नो दैट कि प्लस ये आपका क्या करता है, एडिशन करता है। तो इसका जैसे सिंबल का मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है, वैसे ही ये जो कीवर्ड्स होते हैं पैकेज, बहुत सारे कीवर्ड्स है जावा में, तो उनका मतलब ऑलरेडी जावा ने डिफाइन किया है। तो उस पैकेज का मतलब होता है पैकेज कीवर्ड का कि जो भी है ये पैकेज का नाम है, फॉलोड बाय दिस फाइल बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर पैकेज, ये इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब होता है। देन नेक्स्ट दूसरी कंपोनेंट पे आते हैं, दैट इज इंपोर्ट स्टेटमेंट। राइट। सिंपल है, जैसे अभी हम इंडिया में क्या करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो चीज हमारे पास नहीं है, जैसे पेट्रोल डीजल ये हमारे पास नहीं है, तो हम ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से, जो हमारे पास नहीं है। राइट। तो सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि दूसरे पैकेज का, नाउ यू आर इन वन पैकेज, लेट्स से यू आर इन पैकेज P1, और आप चाहते हो कि दूसरे पैकेज का कंटेंट, लेट्स से P2 पैकेज का कंटेंट आप इस पर्टिकुलर फाइल में यूज करना चाहते हो, तब आपको import यूज करना पड़ेगा। सो import is used to use the code or access the code from another package। दूसरे पैकेज से कुछ आपको कोड एक्सेस करना है, तब आप यूज करते हो import स्टेटमेंट। राइट। अब ये वाला यहाँ पर देखो, import java.util.list, ये स्पेसिफिक इंपोर्ट हो गया, मतलब उस पर्टिकुलर पैकेज में से सिंगल क्लास आप या सिंगल फाइल आप एक्सेस कर रहे हो। राइट। दूसरा होता है डॉट स्टार। डॉट स्टार का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पैकेज में जो सारी फाइल्स है वो सब कुछ आप इंपोर्ट कर रहे हो। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड इंपोर्ट। अब इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके यूसेज पर। अगर आप दूसरे पैकेज का कोई कोड यूज नहीं करना चाहते हो, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, अगर आप यूज करना चाहते हो, एक से ज्यादा इंपोर्ट स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, क्योंकि आप एक से ज्यादा पैकेजेस से कोड यूज कर सकते हो, तो आप जितने चाहिए उतने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो। इसका लोकेशन कहां पर लिखना है आपको? पैकेज स्टेटमेंट के बाद और क्लास डेफिनेशन से पहले। क्लास डेफिनेशन से पहले आपको इसको लिखना है। अब ये वाइल्ड इंपोर्ट, इसको जितना चाहिए उतना आप उसको क्या करो, अवॉइड करो। स्टार, इसका मतलब क्या होता है कि अननेसेसरी आप लगेज कैरी करो। जैसे आप कोई ट्रिप पे जा रहे हो, तो जितना जरूरी सामान है उतना ही लेके जाओ। राइट। जो जरूरी नहीं सामान, वो यूज नहीं करने वाले हो, आप लेके जाओगे तो अननेसेसरी आपका वेट बढ़ेगा। तो सिमिलरली अगर आप कोई लॉजिक यूज नहीं कर रहे हो, स्टार करोगे, उसमें सब कुछ आएगा आपको, तो उसमें से सब कुछ यूज करो तो वेरी गुड, बट सब कुछ नहीं यूज कर रहे हो, देन आपका आपका एप्लीकेशन का बिल्ड साइज, जो भी आउटपुट फाइल बनेगा कस्टमर को देने के लिए, तो उसका साइज बढ़ेगा। तो बेटर है कि आप वाइल्ड इंपोर्ट मत यूज करो। दिस वाज द सेकेंड थिंग। तीसरा है क्लास डेफिनेशंस। आप जितने चाहिए उतने क्लासेस लिख सकते हो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, बट एक ही पब्लिक क्लास लिख सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप जितने चाहिए, मतलब अगर एक फाइल में एक ही क्लास लिखो, जिससे क्या होगा कि आपका कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा, और उसमें भी आपका फाइल का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम रखो। ट्राई टू कीप योर क्लास नेम एज वेल एज फाइल नेम सेम।
देन फोर्थ है कमेंट्स, ये भी हमने डिस्कस किया कल की क्लास में, आई एम जस्ट क्विकली रिकैपिंग दैट। कमेंट्स यानी जैसे कोई आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, कमेंट्री चलता रहता है, राइट? ये इस प्लेयर ने 6 मारा, 4 मारा, तो व्हाट इज दैट कमेंट्री? दैट कमेंट्री इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। कोई बता रहा है आपको, समझा रहा है कि मैच में क्या चल रहा है, लोगों को समझा रहा है, लोग देख ही रहे लेकिन उसके अलावा भी वो कमेंट्री चल रही है। तो सिमिलरली आप आपकी फाइल के अंदर कमेंट्स लिख सकते हो, अलग अलग टाइप के कमेंट्स, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, डॉक्यूमेंट टाइप में। कमेंट्स आर दी लाइंस ऑफ कोड, लाइंस आप लिखते हो जो कोड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे आपने कुछ लॉजिक लिखा आज, जरूरी नहीं कि आप उसे कल याद रखो क्या लिखा था, तो कोड के बारे में, प्रोग्राम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नोट्स लिखना है आपको, तो वहां पर आप लिख सकते हो। ये वाली नोट्स कंपाइलर इग्नोर करेगा, ये स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं होगी। आई होप ये कंपोनेंट आपको क्लियर है चारों। ये कुछ मैंने आपको लिख के भी दिया था, ठीक। और आप प्रोग्राम लिखने के लिए आईडी यूज कर सकते हो या एडिटर यूज कर सकते हो। सिंपल नोटपैड यूज कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस, वीएस कोड या इंटेलिजे आईडिया। तो अभी हम इस हफ्ते एटलीस्ट नोटपैड पे ही चलेंगे। नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई टू यूज सम अदर आईडी, दैट इज मोस्टली इंटेलिजे आईडी, जिससे हमारा काम, जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट्स वगैरह हम स्टार्ट करेंगे या ऑपरेटर्स, उस टाइम से हम इंटेलिजे आइडिया यूज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत फास्ट लॉजिक आप कोड लिख सकते हो, प्रोग्राम लिख सकते हो। परफेक्ट। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था जिसको हमने कल पूरा पोस्टमार्टम किया था इसका। इज देयर एनीवन वांट टू वॉलंटियर कि हमने ये सब कुछ चीजें क्या देखी है, कोई बता पाएगा? थोड़ा बहुत, जितना पता है उतना। यस, एनीवन? यस वैभव, कैन यू जस्ट वॉलंटियर, और मे बी एनीवन? Yes, sir. यस, ये थोड़ा थोड़ा जितना आता है उतना बताओ। What? Uh, so we have written as public class hello world. This is our class. Then under it we write public static void main string array arrays, and inside that we write system.out.println hello world. So this is our full structure. So Mhm, public is access specifier, which is showing the class is accessible for all the packages. Class is we are grouping the hello world. Hello world is our class name. Inside that is our class body. mhm, Inside that we write public static void main. Public is again a access specifier. Static means the method is common for all objects. Void means it the method is returning nothing. Main is the name for the method. String array means it is string RJS means it is receiving all the argument as a string inside array. Then inside that system.out.println, system.out we understand it as uh, uh, here in system we are getting the object of print stream class, mhm, where println method is present, and with the help of out variable we are mhm. accessing the println method from print stream, and inside that we are passing the hello world, so we will get the hello world ओके, as a output. परफेक्ट, परफेक्ट। चलो एक बार मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, उसको राइट अप भी दूंगा आज मैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम लिखते हैं मतलब हम क्या करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम यानी सेट ऑफ स्टेप्स दैट वी राइट टू कंप्लीट अ टास्क। क्या करते हो आप? यू राइट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू कंप्लीट अ टास्क। अब वो टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ इनपुट चाहिए होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टास्क यू माइट वांट टू जनरेट सम काइंड ऑफ आउटपुट वैल्यू, राइट? तो ये एक टास्क का मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है कुछ, कि ये टास्क काम क्या है और कैसे करना है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। सो टास्क को मैंने अलग अलग नाम भी दिए थे, इफ यू रिमेम्बर।
टास्क को आप फंक्शन बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो, प्रोसीजर बोल सकते हो, एल्गोरिदम, प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन, बिहेवियर, राइट। तो टास्क डिफाइन करना मतलब आप बस रेसिपी लिख रहे हो, ऐसे समझो। क्या कर रहे हो आप? कोई भी डिश का रेसिपी लिख रहे हो आप। यू आर जस्ट ट्राइंग टू राइट अ रेसिपी फॉर अ डिश। अब मुझे बताओ, रेसिपी लिखना मतलब स्टेप्स लिखना कि क्या क्या करना है। तो वैसे ही मैंने टास्क डिफाइन किया, यानी रेसिपी लिखा है मैंने, हाउ टू डू अ मैनुअल मैंने यहाँ पर लिखा है। तो क्या क्या लिखा है यहाँ पर? टास्क का नाम, उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ ऑप्शनल इनपुट, ये क्लास, ये आपका टास्क कंप्लीट बॉडी, ये स्टार्ट एंड एंड स्टेप्स, और ये कंप्लीट होने के बाद कुछ आउटपुट वैल्यू क्या मिलने वाला है। तो ये मैंने टास्क डिफाइन किया, मैंने रेसिपी लिखा। व्हाट आई डन, आई हैव जस्ट रिटन अ रेसिपी। ये डेफिनेशन लिखा है, मतलब क्या किया मैंने? बस रेसिपी लिखा। अब मुझे बताओ, बस रेसिपी बनने से डिश बनता ही है, क्या करना पड़ता है उसे? बस रेसिपी लिखने से डिश बनता है क्या? यस, वेदर द डिश इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय राइटिंग ए रेसिपी। तो डिश बनने के लिए, अगर आप चाहते हो कि डिश बने, तो क्या करना पड़ेगा आपको? व्हाट वी हैव टू डू? उसके ऊपर आपको जो भी स्टेप्स है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। मतलब आपको यू हैव टू एग्जीक्यूट द स्टेप्स। क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट द स्टेप्स। एग्जीक्यूट स्टेप्स, तब जाके आपको मिलेगा डिश, या तब जाके आपका काम कंप्लीट होगा। अब ये क्या है? टास्क डेफिनेशन है। अगर आप चाहते हो कि इसकी स्टेप्स चले, तो उसे हमें करना पड़ता है समथिंग कॉल्ड एज मेथड कॉल। क्या करना पड़ेगा? मेथड कॉल। कैसे करोगे आप? ये जो टास्क 1 है, इसको जो इनपुट चाहिए वो दे दो, एंड दैट्स इट। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉल, मेथड कॉल। और ये जो आपने किया है, दिस इज कॉल्ड एज मेथड डेफिनेशन। व्हाट इज दिस? मेथड डेफिनेशन। तो आपने रेसिपी लिखी है, रेसिपी लिखने के बाद उसके ऊपर जो भी स्टेप्स है वो काम करना पड़ेगा। तो कब आपका काम कंप्लीट होगा? जब आप मेथड को कॉल करोगे, ट्रिगर करोगे, तब जाके ये होगा। तो मैंने ऐसे मल्टीपल टास्क लिखे। आई हैव मल्टीपल टास्क, टास्क 1, टास्क 2 एंड सो ऑन, राइट। अब रियल प्रोजेक्ट में आपके पास हजारों टास्क होंगे, ऐसे छोटे 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 टास्क, राइट। तो आप क्या करने वाले उन टास्क का? हम क्या करेंगे? सारे टास्क को ग्रुप बनाएंगे। क्या करेंगे? एक ही फाइल में सब कुछ थोड़ी लिखेंगे। हम क्या करेंगे? मल्टीपल टास्क को, जो भी लॉजिकली रिलेटेड टास्क है उसको हम एक साथ लिखेंगे। तो उनका बनाया मैंने ग्रुप। उनका क्या बनाया मैंने? ग्रुप बनाया, क्लासिफिकेशन बनाया और कैटेगराइजेशन बनाया। सो व्हाट आई हैव डन, फर्स्ट स्टेप टास्क डिफाइन करें, और वो टास्क को मैंने ग्रुप किया एक ग्रुप के अंदर। तो आई हैव टू ग्रुप्स, ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं, राइट। और इस ग्रुप को हम क्लास भी बोलते हैं। सो व्हाट वी कॉल इट एज क्लास एज वेल। तो इसको फिर से एक बार समझने का ट्राई करो। मैंने क्या किया? टास्क लिखा मल्टीपल, उसको मैंने लॉजिकली ग्रुप करके क्लास के अंदर लिखा, ग्रुप क्रिएट किया, क्लास क्रिएट किया मतलब ग्रुप क्रिएट किया। व्हाट इज दैट? ग्रुप। नाउ अब मेरे पास ऐसे थाउजेंड्स ऑफ टास्क होंगे, लैक्स ऑफ टास्क होंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं तो टास्क काम करना चालू करना पड़ेगा ना। आपके पास तो बहुत सारे काम होंगे, बट वी हैव टू स्टार्ट द टास्क फ्रॉम समवेयर एल्स। वी हैव टू स्टार्ट द टास्क, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि टास्क कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो, तो हमें वहां पर जावा इज सेइंग दैट कि आप जितने चाहिए उतने टास्क लिखो, बट एटलीस्ट एक टास्क लिखो जहां से मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर पाऊँ, जहां से मैं मेरा काम चालू कर पाऊँ। जैसे गाड़ी में स्टार्ट बटन होता है, बाकी तभी उसी से बाकी सारी फंक्शनलिटी चालू होती है। तो वैसे ही यहाँ पर आप, जावा इज एक्सपेक्टिंग यू टू राइट वन फंक्शन और वन टास्क और वन मेथड, दैट इज कॉल्ड एज मेन। तो ये जावा एक्सपेक्ट करता है यू राइट अ मेन फंक्शन और मेथड और टास्क, जहां से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे। और मेन के अंदर हम लिखते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। तो आपके पास हजारों काम होंगे, तो कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा दूसरा करना है, तीसरा करना है, ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आल्सो यू स्पेसिफाई इनसाइड द मेन मेथड, राइट। So why main method is required? Why? What is the significance of main method? Simply because
Java is expecting to start the execution from somewhere, so that entry point is nothing but main, राइट। तो यहाँ पर मैंने कुछ फिर से एक बार बताया था। तो मैंने क्या किया, हमारा ये पहला प्रोग्राम था, राइट। इसको मैं थोड़ा समझने का ट्राई करता हूँ फिर से एक बार। ये क्लास लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया जिसको नाम दिया हेलो वर्ल्ड। उसके अंदर एक ही मेथड लिखे, क्योंकि मेरा बहुत पहला ही प्रोग्राम है, तो मैंने इसके अंदर एक ही टास्क लिखा है, एक ही मेथड लिखा है जो जावा एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि जावा यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने वाला। दिस इज वेयर द एग्जीक्यूशन विल बिगिन, दिस इज वेयर द एग्जीक्यूशन विल बिगिन। एंट्री पॉइंट बोल सकते हो आप, दिस इज द एंट्री पॉइंट। अब ये एंट्री पॉइंट है आपका एप्लीकेशन का, तो कंट्रोल यहां पर आ गया। सो आई हैव वन क्लास, एक ग्रुप क्रिएट किया, उसको नाम दिया हेलो वर्ल्ड। उसके अंदर बस एक ही मेथड है, एक ही टास्क है, जिसका नाम है मेन। क्या नाम है उसका? मेन। अब ये मेन इनपुट एक्सेप्ट करता है मल्टीपल स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग यानी कोई भी टेक्स्ट, टेक्स्ट बोल सकते हो आप। मल्टीपल स्ट्रिंग, मल्टीपल टेक्स्ट वैल्यूज ये एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट। अब ये इनपुट तो एक्सेप्ट करता है, बट रिटर्न कोई वैल्यू जनरेट नहीं करता। इट डज नॉट जनरेट एनी वैल्यू, इट डज नॉट गिव एनी आउटपुट वैल्यू। तो इसलिए ये void, void मीन्स नथिंग, void मीन्स नथिंग, ठीक। अब इसके पहले पब्लिक भी लिख सकते हो आप, ये क्लास के पहले मैंने नहीं लिखा, बट ठीक है। अब पब्लिक का मतलब क्या होता है? सो उससे पहले स्टैटिक, मतलब ये पर्टिकुलर मेथड समथिंग कॉमन है फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ गिवन क्लास, अभी समझते उसको भी। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब इस पर्टिकुलर मेथड को कौन कहां से एक्सेस कर सकता है। तो मैंने आपको एक सिंपल से यहाँ पर बताया था कि एसआरसी के अंदर पैकेजेस होंगे, पैकेज के अंदर क्लास होगा, तो इनकी विजिबिलिटी, तो लेट्स से पैकेज है, उसके अंदर क्लास, क्लास के अंदर मेथड, ये आपका पैकेज, पैकेज के अंदर क्लास, क्लास के अंदर बहुत सारी मेथड होंगे, बहुत सारी और भी चीजें होगी। तो access specifiers are used to specify the accessibility, visibility, scope of a class and its component। अब ये बहुत हाई लेवल हो सकता है आपके लिए। तो एक्सेस स्पेसिफायर ये मतलब कंट्रोल करता है कि इस पर्टिकुलर क्लास को कहां तक एक्सेस किया जा सकता है, या इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो मेथड है उसको कहां तक एक्सेस किया जा सकता है, राइट। कहां तक मतलब, अब मैंने किसी क्लास को बोल दिया पब्लिक, तो ये क्लास है P1 पैकेज के अंदर मेरा एक क्लास है, उसको मैंने बोल दिया दिस क्लास इज पब्लिक। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर क्लास को आप दूसरे कोई भी पैकेज में एक्सेस कर सकते हो, थ्रू आउट योर एप्लीकेशन, कहीं पर भी इस पर्टिकुलर क्लास को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक। अब क्लास के अंदर की मेथड को मैंने बोल दिया प्राइवेट। नाउ लेट्स से दिस मेथड इज प्राइवेट। इसका मतलब हो गया उस पर्टिकुलर मेथड को आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैंने इस पर्टिकुलर क्लास को बोल दिया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब मैंने कुछ नहीं लिखा। डिफॉल्ट का मतलब होता है दिस पर्टिकुलर क्लास कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द पैकेज, दूसरे पैकेज में आप उसे एक्सेस नहीं करते। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। तो पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड इज आल्सो देयर, जहां पर इनहेरिटेंस की बात होती है। बट अभी के लिए इतना समझो कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज है ये। सो एक्सेस स्पेसिफायर इज सिंपली अ काइंड ऑफ अ कंट्रोलर, जिसको लिखने से पता चलता है कि इसका स्कोप क्या है, राइट। सो इट इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट और स्पेसिफाई द विजिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास एंड इट्स कंपोनेंट। इसको कहां तक एक्सेस किया जा सकता है, टिल व्हेन वी कैन एक्सेस दिस, ये सिंपल है। तो ये कुछ मैंने आपको बताया था एक्सेस स्पेसिफायर। हाँ, तो मैंने एक क्लास, एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर मैंने एक ही मेथड लिखा है मेन, जैसे एक्सपेक्ट किया था। किसने एक्सपेक्ट किया था? जावा ने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे मैंने एक मेथड लिखा है उसके अंदर, उसका नाम है मेन। दैट एक्सेप्ट्स एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग्स उसे इनपुट एक्सेप्ट करते हैं, और वो रिटर्न कोई वैल्यू नहीं करता है, इसलिए void लिखा है। void के पहले स्टैटिक लिखा है। स्टैटिक का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर मेथड कॉमन है ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। पब्लिक यानी दिस पर्टिकुलर मेथड इज एक्सेसिबल थ्रू आउट योर एप्लीकेशन, सेम क्लास में, पैकेज में, दूसरे पैकेज में आप इसे एक्सेस कर सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक। अब मेथड के अंदर बस एक लाइन है, वो लाइन करती है क्या है, स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करती है। क्या करती है? स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करती है।
अब इसको भी थोड़ा मैंने समझाने का ट्राई किया था। अब हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करें ये हमें नहीं पता, इसका लॉजिक ऑलरेडी लिखा है। इसका लॉजिक जैसे हमारी मेन मेथड हमने डिफाइन करी है, वैसे ही प्रिंटलन नाम की मेथड ऑलरेडी किसी ने लॉजिक, जैसे ईमेल भेजना है तो ईमेल कैसे भेजा जाता है इसका लॉजिक फिर से स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मेथड है, राइट। तो सिमिलरली प्रिंट करना है स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड, ये करने के लिए मेरे पास पूरा स्क्रैच से मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो क्या कर सकते हो आप, ये लॉजिक ऑलरेडी डिफाइंड है, कहां पर, प्रिंटलन नाम की मेथड है जिसे लिखा है प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर। सो व्हाट इज प्रिंटलन, सो प्रिंटलन इज अ मेथड, प्रिंटलन इज अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड। इसमें लिखा क्या है कि उसको जो भी इनपुट देंगे वो स्क्रीन पर प्रिंट करने का लॉजिक लिखा है प्रिंटलन मेथड के अंदर। और प्रिंटलन मेथड प्रेजेंट है आपकी एक क्लास के अंदर जिसका नाम है प्रिंट स्ट्रीम, ये भी ऑलरेडी डिफाइंड है, हमने नहीं लिखा ये, राइट। अब मैंने कल थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, तो इसको सिंपल समझाने के लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे कोई आप बैंक जाते हो, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप उसके अंदर फंड्स डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना नहीं कर सकते। तो ये फंक्शनलिटी करने के लिए आपको अकाउंट होना जरूरी है, मतलब ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, इतना समझो अभी के लिए। तो सिमिलरली मुझे ये प्रिंट करना है, लेट्स से मुझे कोई मिनी स्टेटमेंट चाहिए, राइट, तो उसके लिए तो मुझे अकाउंट चाहिए। तो प्रिंट एलन नाम की फंक्शनलिटी मुझे यूज करने के लिए इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। सो इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के रखा है, मैंने मतलब ऑलरेडी बना के रखा है सिस्टम क्लास के अंदर, और उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उस अकाउंट को, जैसे आप अकाउंट को एक्सेस करने के लिए पासबुक होता है, तो वैसे ये आउट नाम का आप समझ सकते हो एक पासबुक है, रेफरेंस है, जिसका यूज करके आप बाकी फंक्शनलिटी एक्सेस कर सकते हो, जैसे विड्रॉ हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो वहाँ वेयर इज द पासबुक, सो पासबुक इज प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम क्लास। सो सिस्टम नाम का ऑलरेडी क्लास है, उसके अंदर आउट नाम का एक वेरिएबल है, that is a reference to printstream class object. Using that reference we can access any functionality of printstream class. तो इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कल भी, आई एम जस्ट गिविंग ऑफ आइडिया ऑफ दिस, ठीक। तो एक बार फिर से इसका मैं राइट अप देता हूं आपको, सो दैट यू आर गुड ऑन दिस। चलो, दिस वाज व्हाट वी डिस्कस, so we have revised almost for 40 minutes for today's class and we'll take it further now. Any questions so far? All good? You can just do a thumbs up so I will get the idea. Perfect. तो फिर से एक बार मैं यहाँ पर प्रोग्राम लिखता हूँ and I will give a complete write up of each word that we are writing inside this program. चलो लिखते हैं। So मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पब्लिक क्लास, या कलरफुल में लिखते हैं हम थोड़ा, so that you will get idea. तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा थोड़ा सा विजुअल कोड, विजुअल स्टूडियो। ओके, न्यू फाइल, I will just create a file called as ओके। तो यहाँ पर मैं एडिटर ओपन किया, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन, ठीक। सो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं पब्लिक क्लास, चलो हमारा काम इजी हो गया। ओके, डिफरेंस बिटवीन प्रिंट, प्रिंटफ एंड प्रिंटल, यस वी विल बी लुकिंग इनटू दैट, दैट्स फाइन। तो ये मेरे पास कुछ क्लास है, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ये लॉजिक हमने लिखा है, ठीक। लेट्स सी दिस। हाँ, ओके, so let's try to give a write up for this.
ये कुछ हमने लिखा है तो उसके बारे में लिखने का ट्राई करते हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड यू आर एबल टू सी हियर? यस, आपको समझा, आई अंडरस्टैंड कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया योर अंडरस्टूड, बट आपको इंटरव्यू में भी बोलना है, बाद में याद भी रखना है, राइट? सो उसके लिए मैं राइट अप दे रहा हूँ आपको. सो व्हाट इज पब्लिक बाय द वे? सो इट इज ए कीवर्ड, इट इज ए कीवर्ड which has it is a keyword which is already defined and has certain meaning, right? So it is a access pair, it is an access specifier, it is an access specifier. इसका मतलब क्या होता है? It is an access specifier which specifies the scope or visibility of a class and its component. If a class is public, then it can be accessed anywhere within the application. There are other access specifiers. क्या क्या है आपके पास? प्राइवेट, आप डिफॉल्ट, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए जस्ट प्राइवेट मीन्स स्कोप इज ओनली कैन बी एक्सेस ओनली विद इन द क्लास. स्कोप क्या है? कैन बी एक्सेस्ड ओनली inside the class, can be accessed only inside the package, same package and its child classes. We'll talk about this, but अभी के लिए. और पब्लिक तो आपको पता है कि anywhere within the application. तो ये स्कोप है कि आप कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हो उसे आप. बाय द वे सारा स्मॉल है. डिफॉल्ट मतलब आप जब कुछ नहीं लिखते तब की बात है, राइट? और यहाँ पर एक और नोट याद रखो. So outer class can have only public and default access specifier. अब इसको भी समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है? अब कुछ नहीं लिखा मतलब आपने कुछ नहीं लिखा मतलब उसका मतलब होता है if no access specifier is specified, then it is default, right? So outer class can have only public and default access specifier. अब मैं इसे प्राइवेट लिखने का ट्राई करता हूँ, राइट? दिस इज नॉट अलाउड. अब मैं इसे रन करने के लिए जा रहा हूँ. लेट मी डिलीट दिस. तो जहां पर भी फाइल आपकी है वहां पर जाना है, आपको करना है cmd ओपन होगा आपका. आप नोटपैड से भी कर सकते हो, वहां से भी. सो आई वांट टू कंपाइल दिस जावा सी और hello world डॉट जावा. व्हाट इज द एरर? मॉडिफायर प्राइवेट नॉट अलाउड here. ठीक. नाउ इफ आई ट्राई टू राइट प्रोटेक्टेड, this is also not allowed. So modifier protected not allowed here. तो प्राइवेट भी नहीं लिख सकते आप, प्रोटेक्टेड भी नहीं लिख सकते आउटर क्लास को, राइट? नाउ आपने कुछ नहीं लिखा मतलब डिफॉल्ट, आपने कुछ नहीं लिखा मतलब डिफॉल्ट. दैट इज परफेक्टली फाइन, दैट इज परफेक्टली फाइन. And we are able to do that. So that is perfectly fine. ठीक, समझे पहली बात? Are we good with the public keyword? Can just do a thumbs up and we'll be continuing. आगे बढ़े. Just do a thumbs up so that I can go. Okay, Krishna is laughing. Nice.
Okay, let's get started. Okay, so class is again a keyword. Class is again a keyword. Again, it is a keyword which has certain meaning associated, right? So it is used to create a class. It is used to create a class. तो आज की क्लास के एंड से पहले मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का थोड़ा आइडिया दे दूंगा, so that you have a clear picture, right? Then hello world is the name of the class. Name of the class, nothing fancy. And then we have this curly braces, that is a class body. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, please ask, right? Then again static भी आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आइडिया डिस्कस करेंगे. तो static is again a keyword which has certain meaning defined. इसका मतलब क्या होता है? Okay. Public class, public तो already आपको पता है. Static, so it is a keyword which has already defined and has certain meaning. इसका मतलब क्या होता है? Static means this method is common. Static method का मतलब क्या होता है? Static method is common for objects of the given class. डिस्कस करेंगे हम इसको, और अभी के लिए बस समझो कि ये मेथड समथिंग कॉमन है. void का मतलब क्या होता है? void is again keyword which has already certain defined meaning, and then it means void means nothing. Void means nothing. Method does not return anything. Method does not return anything. So that is the meaning of void. तो void मतलब ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती है, इसलिए हम ये लिखते हैं. ठीक है. Then what is main? It is the name of the method. It is the name of the method. Is the name of method. अब बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी है मेन के बारे में, so you should be clear of this. So it is expected to have at least one main method for the given Java application. तो एक Java application को एटलीस्ट एक मेन मेथड होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? बिकॉज वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ. सो मेन मेथड इज द स्टार्ट और एंट्री पॉइंट. एंट्री पॉइंट फॉर द जावा एप्लीकेशन. दिस इज स्टार्ट पॉइंट जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, राइट? अब मेन मेथड को कॉल कौन करता है? मेन मेथड इज कॉल्ड बाय JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट बोल सकते हो. अब मेन मेथड के अंदर हमने क्या लिखना चाहिए? इनसाइड मेन मेथड क्या लिखना चाहिए हमने? मेन मेथड वी स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अदर टास्क और मेथड. समझे? और यहाँ पर एक बेस्ट प्रैक्टिस नोट करना. मेन मेथड should be used just to start the application. That's it and nothing else. ठीक. दूसरा कुछ नहीं लिखना चाहिए, बस it should be just to start the execution. उसके बाद आपने देखा होगा ये string args, then we have this is string array of args. So what is this? So this is the input, right? So this is an input parameter to the main method. अब इसमें क्या है? अब इसको इनपुट कौन देगा? which will be passed at the time of
प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हम इसको इनपुट देने का भी ट्राई करेंगे। ओके, so this is an input parameter to the main method which will be passed at the time of execution. एक और चीज याद रखना, input provided to the main method is called as, मैंने कल आपको बताया था, is called as command line arguments। तो ये भी आपको इंटरव्यू में कोई पूछे व्हाट आर कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, अभी के लिए समझो कि मेन मेथड को जो इनपुट देते हैं उसे हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। अब ये क्या है, इट इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। अभी जिनको नहीं पता है दैट्स परफेक्टली फाइन, बट अभी बाद में आपको जब रिविजिट करोगे आप तो आपको समझ में आए कि एरे कॉन्सेप्ट क्या है। तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स बोल सकते हो, इट इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। सो वी कैन प्रोवाइड multiple strings as input to the main method। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको ट्राई करूंगा। चलो लेट्स सी दिस, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। नाउ ये जो इनपुट है ARGS, राइट, जो भी मल्टीपल स्ट्रिंग्स आप इनपुट दोगे वो स्टोर्ड होगी यहाँ पर। तो इसको आप नाम भी चेंज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर जो भी ARGS में दिया है, नाउ लेट मी डू दैट। पहला वर्ड, दूसरा वर्ड एंड सो ऑन। सो लेट मी प्रिंट दिस। अब इसमें दो वर्ड में इनपुट देने वाला हूं और इसमें से पहला वर्ड एक्सेस किया, दूसरा वर्ड एक्सेस किया। तो हाउ डू यू डू दैट? वेरी सिंपल। सो जावा सी, फिर से कंपाइल करता हूं मैं, कंपाइल किया। अब जब रन करने वाले हो आप हेलो वर्ल्ड, नाउ दिस कमांड इज नथिंग बट बॉस गो टू हेलो वर्ल्ड क्लास, फाइंड द मेन मेथड एंड एग्जीक्यूट। अब हेलो वर्ल्ड क्लास के बाद में जो कुछ इनपुट देने वाला हो, गुड मॉर्निंग, ये इनपुट जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज CLI, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। इसको जो हम देंगे ये स्टोर होगा आपकी यहाँ पर ARGS के अंदर। तो ये गुड फर्स्ट वर्ड हो गया, सेकेंड मॉर्निंग, तो ये आपका यहाँ पर जाएगा और पहला लाइन प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड और उसके नीचे गुड और मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम इनपुट देते हैं मेन मेथड को। समझे? सो ये बन गया आपका इनपुट। और इसको रीड कैसे करते हैं? बहुत सिंपल, इस तरीके से। समझे? तो ये आपको ये लाइन देगा गुड और ये लाइन देगा मॉर्निंग। आई होप आपकी मॉर्निंग अच्छी जा रही है, चीजें समझ में आ रही है। ऑल राइट, क्लियर विद दिस? व्हाट इज दिस स्टफ? ये जो है इसे बोलते हैं इनपुट टू द मेन मेथड, राइट। अब ये इनपुट जो हम मेन मेथड को देते हैं उसे हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। अब इसे इनपुट कैसे पास किया जाता है जब आप प्रोग्राम रन करते हो? इस तरीके से। तो यहाँ पर जो इनपुट दोगे क्लास के बाद, ये वाला इनपुट आपका स्टोर होगा इस ARGS के अंदर, ठीक। और ARGS एक एरे है तो मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पर स्टोर कर सकता है। तो उसमें से मल्टीपल वैल्यूज में एक्सेस करो, पहली वैल्यू इंडेक्स 0 से 1 से। ये एरे आप बाद में समझ लेना, बट अभी के लिए बहुत ही लेमन टर्म में समझो कि जो मल्टीपल स्ट्रिंग्स है, ये वर्ड दैट आर स्टोर्ड इनसाइड दिस ARGS, और इसमें से मैंने एक वैल्यू रीड करी है। सो दिस इज कॉल्ड एज कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट वी हैव दिस अगेन, system dot out dot println। अब ये बहुत बड़ा लाइन है तो उसको समझने का ट्राई करते हैं। व्हाट दिस लाइन does? So this line prints
hello world on the screen. ठीक, अब इसको बहुत सारी चीजें हैं. So how to print on the screen? So how to print on the screen? How to print on the screen? This logic is already written. कहाँ पर written है? In println method. It is written inside the println method. ठीक. Now we just passed. So we are calling. So we are calling println method by passing input hello world. तो हम मेथड को कॉल कर रहे हैं. That is we are just using. That is we are using the logic. We are using the logic which is already developed. Which is already developed. प्रिंट कैसे करना है स्क्रीन पर वो हमें नहीं पता है, राइट? तो वो लॉजिक हम यूज कर रहे हैं प्रिंटल. सो प्रिंटल मेथड कहां पर प्रेजेंट है? सो प्रिंटल मेथड इज डिफाइंड इनसाइड विच क्लास? प्रिंट स्ट्रीम क्लास. ऐसे कुछ. सो क्लास प्रिंट स्ट्रीम समझो आप, और उसके अंदर इसको आपको एक मिलेगा मेथड प्रिंटल, और जो भी इनपुट आप दोगे इसे, दिस विल बी ऑब्जेक्ट ओबीजे. वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा है लॉजिक टू प्रिंट. ठीक. Now what about this? What is this out and all this? So system is a predefined class which contains out as a static reference variable pointing to print stream class object. ठीक, तो ये इतना समझो अभी के लिए. जैसे हमारा क्लास है वैसे आप बोल सकते हो क्लास सिस्टम इज देयर. इनसाइड दैट आप बोल सकते हो पब्लिक स्टैटिक, और इसका टाइप है प्रिंट स्ट्रीम. उसका नाम है आउट. सॉरी, माय बैड. out, which is pointing to the object called as new print string. I will get more clarity once you understand little bit of class and object. Chalo, look at all of this. Now there are a couple of questions people are asking about println, print and printf. We'll discuss that also. Any questions so far? अब if you look at this, मैंने आपको बताया कि what is println, right? What is system? Now we'll discuss that also. So there is a couple of other methods. So print method is also there. ठीक. ठीक. Now let me write this one more time. Now what print method does and what println method does? Fairly simple. Let me compile this once, and let me do this. Can you see little bit of change? Now hello world is printed on new line. Good is printed on new line.
Morning is printed on new line. What about this? I printed hi good morning और सेम लाइन पर हाई गुड मॉर्निंग. तो इससे क्या हुआ? सो प्रिंटल मेथड व्हाट इट डज सिंपली इट प्रिंट सम कंटेंट ऑन द न्यू लाइन. और प्रिंट क्या करता है? बस प्रिंट करता है, बट कर्सर नेक्स्ट लाइन पे लेके नहीं जाता है. सो इट डज नॉट प्रिंट ऑन न्यू लाइन, इट प्रिंट्स ऑन द सेम लाइन. तो ये डिफरेंस है आपका. ठीक है. अब यहां पर एक और फंक्शन आप यूज कर सकते हो, समथिंग कॉल्ड एज प्रिंट एफ. ठीक है. नाउ व्हाट प्रिंट एफ डज इज, अगर आप चाहते हो कोई फॉर्मेट करना है, लाइक कोई वेरिएबल इसके अंदर डालना है या जो कुछ है, तो आप प्रिंट एफ फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो. सॉरी. लुक एट दिस. अब यहाँ पर सेम ही चीज आपको दिखाई दे रही है, लेकिन बट अगर मुझे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज यूज करना है, कुछ वेरिएबल उसके अंदर ऐड करना है या कुछ फॉर्मेटिंग डालना है, तो आप यहाँ पर परसेंट वगैरह फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. हम इसको और भी डिटेल में देखेंगे जैसे वी अंडरस्टैंड दी नंबर्स वेरिएबल्स, दैट टाइम आई विल वंस अगेन कम टू दिस. बट अभी के लिए इतना समझो, println इज यूज टू प्रिंट समथिंग ऑन द न्यू लाइन. प्रिंट आपको सेम लाइन पर प्रिंट करने के लिए यूज होता है. और प्रिंट एफ, एफ यानी फॉर्मेट करना है. तो उसके अंदर कुछ आपको डेसिमल्स फॉर्मेट करना है या कुछ और स्पेसेस फॉर्मेट करना है, तो उस केस में हम प्रिंट एफ यूज कर सकते हैं. ठीक. आई होप दैट मेक्स सेंस. Perfect. So before that also, now let's talk about the comments also that we have used, right? Now if I comment out, so this is called as single line comment. तो ये लाइन नहीं चलेगा. Right. Now let me create a new file itself. Class demo1. ठीक. Now let me save this as demo1.java. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब ये थोड़ा एडिटर का फायदा है, इसलिए फटाफट हो जाती चीजें. अब ये लाइन मैंने प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड, एंड आई एम प्रिंटिंग लेट्स से 1 2 नाउ 3 एंड आई वांट टू कमेंट आउट, आई डोंट वांट टू प्रिंट दिस. अब इससे क्या होगा देखो, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ. सो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल लाइन कमेंट. तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी. और लुक एट दिस, हेलो वर्ल्ड आई प्रिंटेड, और आपका 1 प्रिंट नहीं होगा यहाँ पर. ठीक. नाउ आई कैन आल्सो डू अ मल्टी लाइन कमेंट आल्सो. तो मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल लाइंस, हाँ, तो यहाँ पर आप मल्टीपल चीजें लिख सकते हो, मल्टीपल लाइंस. सो मल्टीपल लाइन कमेंट कैन बी यूज्ड टू कमेंट मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड. अब ये कमेंटेड जो भी पार्ट है वो नहीं चलेगा. ठीक है. तो दैट इज इग्नोर्ड, ये पूरा इग्नोर हो जाता है आपका सिंगल लाइन. और दूसरा एक और बात है आपके पास, अब ये आपका डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, ये भी यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूशन के लिए तो कुछ नहीं आएगा, राइट. दिस विल नॉट. अब मुझे कोई डॉक्यूमेंट जनरेट करना है कि ये कोड किस बारे में, तो कमेंट्स क्यों लिखते हैं हम बाय द वे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या लिखा है लॉजिक. बट अगर मुझे पूछोगे तो आपने कमेंट्स नहीं लिखना चाहिए. टेस्टिंग पर्पस के लिए आप करो कुछ चीजें, जैसे आपने एक मेथड लिखा है वो नहीं चल रहा है, दूसरा कुछ ट्राई किया उसमें और कुछ चेंज कर दिया, तो डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज करो, तुम्हारे तक ही रखो. लेकिन जब आप कोड आगे पुश करोगे तो उसमें कमेंट्स मत डालो, राइट. सो व्हाट आर कमेंट्स, कैन यू टेल मी? Look at this, what are comments? Sorry.
सिंपल। किस चीज के लिए? कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड एंड मेक इट मोर रीडेबल। ठीक है, comments are used to explain the code and make it more readable. That's a simple thing and very important stuff. Comments are ignored by the compiler and do not affect the execution of the program. Simple. Comments are used to explain the code and make it more readable. मतलब आपने जो कोड लिखा है उसको और एक्सप्लेन करने के लिए और रीडेबल करने के लिए आप कमेंट्स लिखते हो, राइट? But comments are ignored by the compiler and do not affect the execution of the program. I hope that makes sense. किसके लिए यूज करेंगे हम? मैंने अभी बताया आपको। कमेंट्स कैन बी यूज टू टेम्पररी डिसेबल कोड फॉर टेस्टिंग और डिबगिंग पर्पस। तो अब मैं वही बोल रहा हूँ कि आप कुछ काम कर रहे हो, एक चीज चल रहा है दूसरी नहीं चल रही है, आपको कुछ और चीजें ट्राई करना है, तो आप पूरा कोड तो हटा नहीं सकते। हटा भी सकते हो बट आपको चीजें ट्राई करना है। यू वांट टू टेस्ट कि ये सही चल रहा है या ये मेथड सही चल रहा है या तीसरा मेथड सही चल रहा है, इन तीनों में से कौन सा सही चल रहा है। तो आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए ये कोड को डिसेबल कर दो, डिबगिंग पर्पस के लिए या जो भी चीजें हैं, तो आप इस तरीके से कमेंट्स आप यूज कर सकते हो। ठीक। नाउ व्हाट आर द टाइप्स? सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, एंड वी हैव डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ठीक, मेरा काम थोड़ा इजी हो रहा है, जस्ट टू राइट द नोट्स। So what are the types of comments? So मैंने already explain किया ये। So we have single line comment, then we have multi line comment, and we have documentation comment. ठीक, starts with double slash, starts with slash star, ends with slash star. Documentation comment starts with slash double star, ends with star slash. ठीक, ये कुछ types हैं। I hope that makes sense। क्यों use करते हैं comments हम? Why do we use? What are the different types? Easy? Any questions so far with the first program that we have discussed? Perfect. So some of you might got, let's say 100% of the first program। आपको ये प्रोग्राम समझ में है, किसी को 60%, 70%, 80%, बट आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड 100% ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें और भी आपको ऐड करना है। जैसे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मेथड्स कैसे बनाते हैं, मेथड्स के टाइप्स क्या है, मेथड्स कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। राइट, उसके बाद आपको और भी चीजें समझ में आएगी। परफेक्ट। नाउ वी आर गुड टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट कपल ऑफ थिंग्स। चलो समझते हैं। Now we'll try to understand the concept called as identifier. Right, now what are identifiers? Very simple, कुछ चीजें हैं, समझने का ट्राई करते हैं। Now look at this particular program। I will write this particular program once again। Let me install this, that's fine।
Now if you look at this particular प्रोग्राम, इसमें बहुत सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हो। अब मुझे बताओ, हम बस एक ही क्लास बनाएंगे क्या बहुत सारी क्लासेस बनाएंगे? हाउ मेनी क्लासेस वी आर गोइंग टू राइट? यस, हाउ मेनी क्लासेस? ओनली वन और मल्टीपल क्लासेस? आप मल्टीपल क्लासेस लिख सकते हो, मल्टीपल मेथड्स लिख सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल्स लिख सकते हो, राइट? अब मुझे बताओ, आप अलग अलग क्लासेस लिखोगे, अलग अलग मेथड्स लिखोगे, तो उनके नाम भी तो आपको अलग रखने पड़ेंगे, राइट? राइट, सो व्हाट इज द आइडेंटिफायर कॉन्सेप्ट? जैसे अभी आप सबका नाम है कुछ ना कुछ, उसी तरीके से मैं आपको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, राइट? एवरीवन हैज नेम, एवरीवन ऑफ यू आर हैविंग नेम्स, तो इसी तरीके से हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वैसे ही हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारी चीजें होगी, जैसे बहुत सारे क्लासेस रहेंगे, मेथड्स रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे, पैकेजेस रहेंगे, तो उन सब का कुछ ना कुछ नाम रहेगा। एवरीवन इज गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ नेम, राइट? सो वेरी सिंपल, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कैन यू लुक एट दिस, क्या क्या आइडेंटिफायर्स है? So what are identifiers? Very simple. Methods, variables, packages, then interfaces. ठीक। So क्या है आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर्स आर नथिंग बट आपने नाम दिया है किसको? क्लासेस को, मेथड्स को, वेरिएबल्स को, पैकेजेस को, इंटरफेसेस को। अब ये क्यों यूज होता है? सो दे आर यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एंटिटी इन द प्रोग्राम। वेरी सिंपल। क्या बोल रहा हूँ? आपके पास बहुत सारे हजारों क्लासेस होंगे, हजारों मेथड्स होगी, हजारों वेरिएबल्स होंगे, सबको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो सबको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा आपको। सो वी हैव टू राइट नेम्स, राइट? वी हैव टू गिव सम नेम्स। तो हमें कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कैन यू टेल मी व्हाट आर द आइडेंटिफायर्स आर देयर? डेमो 1 is the name of the class, right? Demo 1 is the name of the class. Then what about main is the name of the method, it is an identifier. Then string, whatever you see, is also name of the class, ये predefined class है, it is an identifier. ARGS is the name of the parameter, it's the name of the variable, it is also an identifier. System is also name of the class, which is already predefined class, it is also identifier. Then out is also name of the variable. Println is also name of the method, it is an identifier. इतने सारे आपके पास आइडेंटिफायर्स इस पर्टिकुलर छोटे से प्रोग्राम में, इस छोटे से प्रोग्राम में। तो क्या है आइडेंटिफायर्स? आपके पास बहुत सारे पैकेजेस रहेंगे, पैकेजेस के अंदर क्लासेस रहेंगे, क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स रहेंगे, वेरिएबल्स के अंदर मेथड्स रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी। इन सबको कुछ ना कुछ नाम रहेगा, राइट? तो इस एग्जांपल में डेमो वन इज द नेम ऑफ द क्लास, सो इट इज एन आइडेंटिफायर। देन मेन इज द नेम ऑफ द मेथड, इट इज एन आइडेंटिफायर। स्ट्रिंग हमारा जैसा क्लास है डेमो वन, वैसे ही स्ट्रिंग इज आल्सो प्रीडिफाइंड क्लास, तो ये भी नेम है। ARGS एक एरे का नेम है, एरे वेरिएबल का नाम है, पैरामीटर नेम है, इट इज आल्सो आइडेंटिफायर। सिस्टम हमारे जैसे क्लास डिफाइंड है, प्रीडिफाइंड, इट इज द नेम ऑफ द क्लास, सो इट इज एन आइडेंटिफायर। आउट इज आल्सो वेरिएबल, प्रिंटल इज आल्सो प्रीडिफाइंड मेथड। ठीक, समझे? सो व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? सो आइडेंटिफायर्स आर सिंपली नथिंग बट names given to are name given to classes, methods, variables, packages and interfaces. क्यों यूज करते हैं हम ये? दे आर यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर एंटिटी। पर्टिकुलर एंटिटी मतलब कोई क्लास हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, राइट? अब इसमें नाम आपने देखा होगा, उसमें अल्फाबेट्स यूज हो रहा है,
नंबर्स यूज हो रहा है यहाँ पर, तो कुछ उसके नेम्स रूल्स हैं, राइट। नाउ आइडेंटिफायर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। क्या रूल है पहला? एन आइडेंटिफायर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, राइट। क्या क्या रहेगा आपके पास? आपका जो नाम है दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, बस इतना ही। अदरवाइज देयर विल बी एन एरर, कंपाइल टाइम एरर। क्या बोल रहा हूँ, जो भी आइडेंटिफायर किसी का भी नाम है उसमें क्या क्या लिख सकते हो आप? लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, ये चार ही चीजें लिख सकते हो, अदरवाइज आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। ये पहला रूल आपका। दूसरा है कि एन आइडेंटिफायर मस्ट बिगन विद लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, अदरवाइज देयर विल बी अ कंपाइल टाइम एरर, अदरवाइज देयर विल बी अ कंपाइल टाइम एरर। तीसरा रूल, अब बहुत सारे यहाँ पर कीवर्ड्स है, जैसे क्लास हो गया, पब्लिक हो गया, स्टैटिक हो गया, वॉइड हो गया, so these are the keywords. So an identifier cannot be a keyword, otherwise there will be a compile time error. मतलब जो आपके पास कीवर्ड्स है उसको आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, ठीक। एन आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, ठीक, कोई भी लेंथ हो सकता है, दैट्स परफेक्टली फाइन। फिफ्थ, आइडेंटिफायर इज अ केस सेंसिटिव। मेरी भाषा जानने लगा वो, चलो दैट्स फाइन। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल डेमो वन इज डिफरेंट, ये अलग है, तो केस सेंसिटिव भी होता है, ये अलग अलग नाम यूज कर सकते हो। सिक्स रूल है, आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेसेस, आप स्पेस नहीं दे सकते इसमें, डेमो ऐसा स्पेस नहीं दे सकते आप, दिस अ सिंपल रूल। एंड देन वी हैव सम बेस्ट प्रैक्टिसेस। So identifier cannot start with digit, otherwise there will be a compile time error. Already we have looked at, so we have best practice. पहले तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, नाम ABCD XYZ 1 2 3 ऐसे मत लिखो, मीनिंगफुल नाम यूज करो जिससे आपका कोड का रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी सही रहेगा, ठीक। फॉलो कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन थ्रू आउट द कोड बेस, जो भी नेमिंग कन्वेंशन आपने फॉलो किया वो हर जगह सेम फॉलो करो आप। तीसरा है अवॉइड यूजिंग सिंगल लेटर वेरिएबल नेम्स एक्सेप्ट फॉर लूप काउंटर्स एंड सिंपल टेम्पररी वेरिएबल्स। आप लिखते हो ना वेरिएबल V1 A B C D, ऐसे मत लिखो। So use camel case for variable and method names and Pascal for class names. Example. Let's try to understand this. तो वेरिएबल नेम ऐसा लिखो आप, मेथड नेम ऐसा लिखो और क्लास नेम। सो कैमल केस का मतलब होता है कि ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड वर्ड ऑनवर्ड्स, और पास्कल केस में क्या होता है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, लेट्स से नोटिफिकेशन, मेरे पास कोई वेरिएबल है, लेट्स से इंट notification count, हाँ, good variable name. Then this is a bad name, int10, this is a very, then void calculate total, आप देख रहे हो यहाँ पर C small T capital, so this is a bad name, आपने बस void C ऐसे कुछ मेथड लिखा है। क्लासेस में भी आप यूजर अकाउंट यहाँ पर देखो पास्कल केस यूज किया, U एंड A कैपिटल है, गुड क्लास नेम,
What is a bad class name? Class U. This is a very bad. चलो, I'm using a lot of hints here. That's perfectly fine. जिससे हमारा time save हो रहा है. Okay. So what are identifiers, guys? Can you tell me? आइडेंटिफायर यानी आपके प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे क्लासेस रहेंगे, मेथड्स रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे, पैकेजेस रहेंगे, उन सब का कुछ ना कुछ नाम होगा, राइट? उसी नाम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर. ठीक, चलो कुछ चीजें समझने का ट्राई करते हैं. ओके, सो व्हाट इज एन आइडेंटिफायर? फर्स्ट लाइन. So identifiers are nothing but names given to a class, method, variable, package, interface. That's it. क्यों यूज करते हैं हम उसे? Why do we use them? We use them, very simple. They are used to identify a particular entity. ठीक. Now in this program आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, right? So what are the identifiers are there that we are just trying to understand? क्या क्या है आपके पास? बहुत सारे अलग अलग आपके पास आइडेंटिफायर्स हैं. सो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपके पास अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं. जैसे डेमो 1 है आपके पास, राइट? इट इज ऑल्सो नेम ऑफ द क्लास. मेन इज द मेथड नेम. स्ट्रिंग हमारे जैसे ही एक प्रीडिफाइंड क्लास है. args एक वेरिएबल का नाम है. सिस्टम हमारे जैसे एक प्रीडिफाइंड क्लास है. आउट इज अ वेरिएबल नेम. println इज ऑल्सो अ मेथड नेम. तो ये सारे क्या है आपके आइडेंटिफायर्स. दीज आर ऑल आइडेंटिफायर्स in this particular program. In the given program, following are the identifiers. I hope that makes sense. क्लियर है? क्या क्या किसे आइडेंटिफायर बोलोगे आप? इस प्रोग्राम के अंदर जो भी आप नाम देख रहे हो उन नाम को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं. क्या क्या नाम से इसके अंदर? डेमो 1, मेन, स्ट्रिंग, args, सिस्टम, आउट, प्रिंटल, ये सारे आपके क्या है? नाम्स. ठीक. नाउ इसके कुछ रूल्स हैं, वेरी सिंपल रूल्स. सो पहला तो आइडेंटिफायर में आप क्या क्या लिख सकते हो? व्हाट आर दी रूल्स आर देयर? An identifier can contain combination of letters, digits, underscore, and dollar. Otherwise there will be a compile time error. तो letters में क्या लिख सकते हो आप? Small a to z, capital A to Z, digits में आप 0 to 9 यही यूज कर सकते हो आप. इसके अलावा कोई भी आपने लेटर यूज किया तो आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर. सो लेट्स वेरीफाई दैट. अब यहां पर इसका नाम मैं चेंज करने जा रहा हूं. ओके, इसको मैंने चेंज करके लिखा, लेट्स से एंड. ठीक. नाउ एंड इज नॉट अलाउड बाय द वे. सो इट इज आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड इज नॉट देयर. तो इसके अलावा आप जो भी यूज करोगे तो ये आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर. तो ये पहला रूल बहुत सिंपल है. इसके अलावा आप जो भी कैरेक्टर यूज करोगे तो आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर. ठीक.
दूसरा हार्ड एंड फास्ट रूल है, an identifier cannot start with digit, cannot start with digit, otherwise आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। ये दूसरा हार्ड एंड फास्ट रूल आपका क्या रूल है? एन आइडेंटिफायर कैनॉट स्टार्ट विथ डिजिट, ये आपका दूसरा रूल। पहला रूल है कि इतने ही आपके पास कैरेक्टर सेट होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी यूज करो तो कंपाइल टाइम एरर। दूसरा रूल है आपके पास कि डिजिट से स्टार्ट मत करो। इफ आई कंपाइल दिस वंस अगेन यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर, वन इज नॉट एक्सपेक्टेड। आप वन डिजिट से स्टार्ट मत करो, दैट इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल। तीसरा, आप कोई कीवर्ड मत यूज करो क्लास के लिए। जैसे यहां पर मैं लिखा है इफ, अब देखो यहां पर इफ इज ए कीवर्ड, आप उसे यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। आप आइडेंटिफायर कोई भी लेंथ का लिख सकते हो, बट देयर इज नो इशू, दैट्स परफेक्टली फाइन। दूसरा है कि आइडेंटिफायर इज केस सेंसिटिव, मतलब स्मॉल और कैपिटल वो अलग रहेगा। स्पेसेस नहीं देना है आपको, cannot start with cannot contain white spaces, otherwise there will be compile time error। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेमो 1 और डेमो के 1 के बीच में स्पेस दे दिया, so this is not something expected, स्पेस भी अलाउड नहीं है। सिंपल। then there are certain best practices। सबसे पहले आप क्या करो, अच्छे नाम दो उसको, जिससे आपका कोड रीडेबल रहेगा। जो भी वेरिएबल है क्या करता है उसके हिसाब से, मेथड क्या करता है उसके हिसाब से नाम लिखो, जिससे आपका कोड रीडेबिलिटी बढ़ेगा। दूसरा कि कंसिस्टेंट नेमिंग स्ट्रेटेजी रखो, यहाँ पर कुछ अलग यूज किया, यहाँ पर पास्कल यूज किया, वहां पर नहीं यूज किया, तो दैट विल क्रिएट एन इशू। ठीक। सिंगल लेटर वेरिएबल का नाम, जैसे ए हो गया, ए बी सी डी, सिंगल लेटर वेरिएबल नाम मत यूज करो, एक्सेप्ट वेरिएबल आप यूज कर रहे हो लूप के अंदर। ठीक। यूज कैमल केस फॉर वेरिएबल एंड मेथड नेम्स एंड पास्कल केस फॉर क्लास नेम्स। एग्जाम्पल्स वेरी सिंपल। आपका वेरिएबल नेम ऐसा रहना चाहिए, each word first letter capital starting from second word onwards. Class name, each word first letter should be capital starting from first. Simple. I hope that makes sense. What is good, what is bad? So these are good. अब देखो यहाँ पर, then this is also good one. This is also good one. Meaningful नाम है। अदरवाइज ये देखो n यानी ऐसे कुछ आपने यूज किया, that is not good। यहाँ पर भी देखो आपने एक सिंगल वर्ड यूज किया, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। क्लियर ऑन दिस सो फार? सो फार हमने कल की क्लास रिवाइज करी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, उसके बाद हमने राइटअप दिया हमारी फर्स्ट प्रोग्राम को, देन वी अंडरस्टूड कमेंट्स एंड देन आइडेंटिफायर। एनी क्वेश्चन सो फार ऑन द आइडेंटिफायर पार्ट? So what is an identifier? Identifier is simply a name given to a class, method, variable, package, right? अब इनके नाम थोड़ा मीनिंगफुल रखो, तभी थोड़ा चीजें सही रहेगी, राइट?
अदरवाइज आपने नाम कुछ अलग दे दिया। तो इसमें कैरेक्टर सेट क्या क्या अलाउड है? लेटर्स यूज कर सकते हो, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, डिजिट 0 to 9, डॉलर, अंडरस्कोर। आप डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। क्लास का नाम ये देना पड़ेगा भाई। सो आप डॉलर अंडरस्कोर से भी यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। हेलो वर्ल्ड। बट प्रॉब्लम क्या है? डिजिट से मत स्टार्ट करो, डोंट यूज डिजिट, इलीगल अंडरस्कोर। ठीक। बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि अच्छे मीनिंगफुल नाम दो, जिससे आपका काम इजी रहेगा, रीडेबिलिटी रहेगा। कैमल केस यानी ये आपका स्मॉल एग्जांपल्स ऑफ कैमल केस। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब मुझे यूजर नोटिफिकेशन काउंट, ये वेरिएबल का नाम मैंने बहुत बड़ा लिखा है, राइट? अब देखो इसको, लेकिन मैंने कैसे लिखा है? पढ़ पढ़ के समझ में आ रहा, राइट? देन पास्कल केस में देखो आप। So let me write a Pascal case for class user notification service सर्विस IMPL। अब मैंने बहुत बड़ा क्लास का नाम लिखा है, ऐसे कुछ क्लास के नाम रहेंगे, बट इट इज रीडेबल, इट इज रीडेबल। क्लियर है यहाँ तक? आर वी गुड सो फार? थम्स अप इफ यू आर गुड सो फार। Yes, sir. परफेक्ट। सो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे आपका सिंपल सा काम, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। नेक्स्ट क्लास से we will start with your concept of variable and data type, very simple. But before that I want you to go through all of this stuff, try writing simple programs so that you are getting hands on। कितने लोगों ने अभी तक अपने पहला प्रोग्राम लिखा, उसे कंपाइल किया, रन कर पाए? Is there anyone who is still not able to do the first program? Who is that, who is not able to do that? Perfect. I think we are good for the day. We'll continue next class. There we will try to understand variables, data types, and that should be the class for the next. Perfect. Thank you guys. Thank you, sir.